अस्सलामुअलैकुम। जहान दास्तान में आपका खैर मकदम है। सदियों बाद की एपिसोड 6 मुलाहिज़ा फरमाइए। शाम हो चुकी थी। इंस्पेक्टर कादरी एक नए आज़म और हौसले के साथ उठा और आतमाल की गिरफ्तारी की तैयारी करने लगा। फिर रात शुरू होते ही उसने चांदी का पिंजरा गाड़ी में रखा और 2-3 सिपाहियों को साथ लेकर गुल्लू दादा के घर की तरफ चल पड़ा। इंस्पेक्टर कादरी अभी गुल्लू दादा के घर से काफ़ी दूर था। ऐसे में दिल्ली शहर से बाहर शमशान घाट में आंधियां सी चल रही थी और जले हुए जिस्मों की हड्डियां और स्ट्रांड चारों तरफ फैली हुई थी। जले हुए जिस्मों की राख इधर उधर उड़ रही थी। यकायक हवा तेज़ हो गई और राख का एक ज़बरदस्त बगोला उठा और फिर घूमते घूमते उस राख से एक बहुत बड़ी चमगादड़ नमूदार हुई। उसने एक भयानक चीख मारी और दिल्ली शहर में दाखिल हो गई। दिल्ली शहर में दाखिल होते ही उसका रुख गुल्लू दादा के घर की तरफ हो गया। रात के अंधेरे और सन्नाटे में वो कवीउल जुस्सा चमगादड़ बड़ी तेज़ी के साथ महवे परवाज थी। फिर वो गुल्लू दादा के घर के ऊपर पहुंच गई। उसने गुल्लू दादा के घर पर एक चक्कर लगाया और सीधी रूपा के कमरे के रोशनदान की तरफ बढ़ गई और रोशनदान से कमरे में पहुंचते ही उसने एक होलनाक चीख मारी, जैसे आत्माल को बुला रही हो, मगर आत्माल तो अपने शिकार पर जा चुका था। वो रोशनदान के ज़रिए निकलकर गंदे नाले वाली गली में आगे की तरफ बढ़ रहा था। गली के अख्ताम पर वो बाज़ार में आ गया और फिर एक दुकान के ऊपर मौजूद चौबारे की दीवार पर हाथ रखकर छिपकली की तरह ऊपर चढ़ता चला गया। उस चौबारे में एक परचून फरोश लक्ष्मण अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो दुनिया और माफिया से बेखबर सो रहे थे, मगर उन्हें क्या मालूम था कि एक खूनी बदरू आहिस्ता आहिस्ता उसकी पत्नी की चारपाई पर चढ़ चुकी है। अब उसकी शक्ल भयानक होने लगी थी। फिर देखते ही देखते उसके जिस्म पर काले काले बाल निकल आए और उसके तेज़ नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर झांकने लगे। उसने हाथ बढ़ाकर एक हाथ लक्ष्मण की पत्नी के मुंह पर रखा और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखा। लक्ष्मण की पत्नी तिलमिलाई, मगर उसकी मजबूत गिरफ्त से ना निकल सकी। फिर जैसे ही आत्माल उसकी शहरग में दांत गाड़ने लगा, वह फ़ौरन चीख मारकर पीछे हटा और उसकी चारपाई से नीचे उतर गया, क्योंकि लक्ष्मण की पत्नी के गले में चांदी का मंगलसूत्र पड़ा हुआ था। आत्माल से छुटकारा पाते ही वो बेख्तियार चीखने लगी और लक्ष्मण भी उठकर चिल्लाने लगा। उनकी चीहों पुकार से घबरा कर आत्माल फ़ौरन ही खुली हुई खिड़की के रास्ते नीचे उतर आया। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर दूसरे घरों के लोग दीवानावर दौड़ते हुए आए। इतने में इंस्पेक्टर कादरी की जीप भी वहां पहुंच चुकी थी। लोग चुबारे पर चढ़ गए थे, क्योंकि लक्ष्मण ने उनके खटखटाने पर दरवाज़ा खोल दिया था। वो लक्ष्मण से पूछ रहे थे कि क्या हुआ था, और वो उन्हें बता रहा था कि एक खौफनाक काले बालों वाले रीछ जैसा बच्चा हमारे कमरे में मौजूद था, मगर हमारे चिल्लाने पर खिड़की के रास्ते बाहर चला गया। इंस्पेक्टर कादरी ने फ़ौरन जीप रोकी और हाथ में रिवॉल्वर थामे सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। उसने लक्ष्मण और उसकी पत्नी से पूछगछ की तो उसने बताया कि कोई खूनखार बला मेरा मुंह दबा रही थी। फिर उसने चेहरे पर उसके नाखूनों के निशान भी दिखाए, जिनसे अभी तक खून रिस रहा था। इंस्पेक्टर कादरी ने उसके जख्मों का मुआयना किया तो उसे उसके गले में चांदी का मंगलसूत्र नजर आया। वो फ़ौरन मुस्कुरा उठा और कहा, यह मंगलसूत्र ही तुम्हारी ज़िंदगी का बायस बन गया है। अगर ये चांदी का ना होता तो वो बदरू का बेटा तुम्हें कभी ना छोड़ता। वो चांदी की चीज़ों से डरता है, इसलिए तुम्हें छोड़कर चला गया। फिर उसने अपने साथ आए हुए सिपाहियों से कहा, तुम यहीं रुको और इनके बयान लिख लो। अगरचे वारदात नहीं हुई, मगर फिर भी इनके बयान लेने ज़रूरी हैं। मैं उसे देखता हूँ, वो भी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, बल्कि सीधा गुल्लू दादा के घर गया होगा। मैं उसका बंदोबस्त करता हूँ। ये कहकर वो तेज़ी के साथ सीढ़ियाँ उतरा और जीप में बैठकर जीप आगे बढ़ा दी। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसे वो बच्चा फुटपाथ के साथ साथ आगे बढ़ता नजर आया। गंदे नाले वाली गली पर काफ़ी लोग जमा हो चुके थे, इसलिए शायद वो भी गुल्लू दादा के घर के सदर दरवाजे की तरफ जा रहा था। इंस्पेक्टर कादरी को जीप में आता देखकर वो एक दुकान के फट्टे के नीचे छुप गया, मगर इंस्पेक्टर कादरी उसे देख चुका था। उसने वहीं जीप रोक दी और नीचे उतरकर उसकी तरफ बढ़ना चाहा, मगर वो तेज़ी के साथ वहाँ से निकलकर सड़क पर दौड़ा। इंस्पेक्टर कादरी ने भी फ़ौरन जीप उसके पीछे लगा दी, क्योंकि जीप उसने स्टार्ट ही रखी थी। वो बच्चा हैरत अंगेज़ सलाहियतों का मालिक था। वो जीप के आगे आगे भाग रहा था और उसकी रफ्तार जीप से किसी तरह भी कम ना थी। वो तो अच्छा था कि रात का वक्त था और ट्रैफिक ना होने के बराबर थी, वरना वो बच्चा कब का फरार हो चुका होता। यह भी इंस्पेक्टर कादरी की खुशकिस्मती थी कि वो बच्चा सड़क पर जीप के आगे आगे दौड़ रहा था
अगर वो किसी छोटी गली में दाखिल हो जाता जिसमें जीप दाखिल ना हो सकती तो वो कब का उसकी नज़रों से गायब हो चुका होता। शायद आतमाल इंस्पेक्टर कादरी से काफ़ी खौफज़दा था क्योंकि वो पहले भी उसे पिंजरे में बंद कर चुका था। इसीलिए वो जीप के आगे आगे दौड़ रहा था और वही बड़ी सियासी चमगादड़ उसकी जीप के ऊपर मंडला रही थी, जैसे इंस्पेक्टर को आतमाल से दूर रखना चाहती हो। वो भी तेज़ी के साथ जीप के ऊपर परवाज़ कर रही थी। दौड़ते दौड़ते आतमाल कभी कभी पीछे मुड़कर देखता और फिर तेज़ी के साथ दौड़ना शुरू कर देता। इंस्पेक्टर कादरी भी तूफ़ानी रफ्तार से जीप उड़वा लिए जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो आज आतमाल की गिरफ्तारी की कसम खा के आया है। फिर आतमाल की रफ्तार में कुछ कमी आ गई। अब जीप आतमाल के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। आतमाल शायद थक कर गिरने ही वाला था। वैसे भी अब वो शहर से काफ़ी दूर आ चुके थे और आतमाल जमुना के पुल की तरफ बढ़ रहा था। फासला कुछ और कम हो गया। इंस्पेक्टर कादरी ने सोचा जीप उसके ऊपर चढ़ा दूं ताकि यह ज़ख्मी हो जाए। उसके ज़ख्मी होते ही मैं उसे पिंजरे में डाल लूँगा। उसे यह भी मालूम था कि यह बदरूह का बेटा है और उसके जिस्म पर लगने वाले ज़ख्म आर्जी साबित होंगे और वह चंद लम्हे बाद ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो उसे संभलने का मौका ना देना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि अब यह खौफज़दा भी है और थक भी चुका है और इंस्पेक्टर कादरी उसकी इसी घबराहट और थकावट से फ़ायदा उठाना चाहता था। आतमाल और इंस्पेक्टर कादरी की जीप के दरमियान फासला कम से कम होता जा रहा था और करीब था कि जब आतमाल को रौंद डालती उस सियाह चमगादड़ ने एक भयानक चीख मारी और इंस्पेक्टर कादरी पर झपट पड़ी। इंस्पेक्टर कादरी इस अचानक हमले के लिए तैयार ना था, इसलिए जीप का तवाज़न बिगड़ गया और वो इधर उधर लहराने लगी। मगर इंस्पेक्टर कादरी ने जीप की रफ्तार कम करके उस पर काबू पा लिया। अब फिर आतमाल और जीप के दरमियान फासला बढ़ चुका था, मगर वो खौफनाक चमगादड़ एक बार फिर इंस्पेक्टर कादरी के चेहरे पर पंजा मार चुकी थी और उसके चेहरे पर हराशें आ गई थी। मगर इस बार इंस्पेक्टर कादरी होशियार था। उसने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और दूसरे हाथ से रिवाल्वर निकाल लिया। जीप अब भी आतमाल के पीछे पीछे थी। अब वो शहर की हदूद से काफ़ी आगे निकल आए थे और अंधेरा होने के बायस इंस्पेक्टर कादरी को काफ़ी दिक्कत पेश आ रही थी। मगर फिर भी वो इस अंदाज से जीप चला रहा था कि उसकी हेडलाइट्स की रोशनी तमाम आतमाल के ऊपर थी और इसी रोशनी से खौफज़दा होकर वह सरपट भाग रहा था। मगर उसकी रफ्तार अब भी इतनी थी कि जीप उसके करीब नहीं पहुंच रही थी। अब वो जमुना का पुल क्रॉस कर रहे थे। ऐसे में जमुना के पुल के दूसरे किनारे पर एक खौफनाक शक्ल का आदमी नमूदार हुआ। उसके हाथों में 2 पत्थर थे। इंस्पेक्टर कादरी ने भी उसको देख लिया था। ऊपर से वो भयानक चमगादड़ झपटने की तैयारी में थी और सामने वो खौफनाक इंसान था। ऐसे में कोई मामूली इंस्पेक्टर होता तो शायद दहशत से मर जाता, मगर उनके मुकाबले में इंस्पेक्टर कादरी था जो फौलादी आसाम का मालिक था। उधर से उस खौफनाक आदमी ने दोनों पत्थर जीप की हेडलाइट्स पर दे मारे। एक छन्नाके की आवाज़ आई और दोनों हेडलाइट्स टूट गईं और एकदम अंधेरा छा गया। मगर इंस्पेक्टर कादरी उस खौफनाक इंसान पर गोली चला चुका था। उधर हेडलाइट्स टूटी, उधर गोली उसके माथे को चीरती हुई खोपड़ी में घुस गई। उसने एक क्रेह चीख मारी और उलटकर दरियाए जमुना में जा गिरा। इंस्पेक्टर कादरी ने फ़ौरन ही जीप को संभाला और दूसरा फायर नीचे उतरती भयानक चमगादड़ पर कर दिया। अंधेरे के बावजूद इंस्पेक्टर कादरी उस चमगादड़ की सुर्ख आंखें देखकर, जो बल्ब की तरह रोशन थी, निशाना लगाया। चमगादड़ भी चीख मारकर एक तरफ को उड़ती चली गई। जीप अब भी तेज़ रफ्तारी के साथ आतमाल के पीछे पीछे थी, मगर फासला काफ़ी बढ़ चुका था। खुली जगह होने की वजह से हल्का हल्का उजाला सा था और इसी उजाले के सहारे इंस्पेक्टर कादरी जीप चला रहा था। एक बार फिर थक कर आतमाल की रफ्तार सुस्त होने लगी थी और जीप और आतमाल का दरमियानी फासला लम्हा ब लम्हा कम हो रहा था। और फिर देखते ही देखते आतमाल सड़क से उतरकर एक दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़कर और एक दरख्त के नीचे गिरकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। इंस्पेक्टर कादरी ने फ़ौरन जीप रोकी, मगर तेज़ रफ्तारी की वजह से जीप कुछ आगे जाकर रुकी। वो फ़ौरन जीप से उतरा। उसने सूरह नास पढ़कर अपने सीने पर दम किया। एक हाथ में रिवाल्वर और दूसरे हाथ में चांदी का पिंजरा उठाया और दौड़ता हुआ आतमाल के सामने खड़ा हो गया। उसे देखते ही आतमाल उछलकर खड़ा हो गया और अब इस कदर बढ़ते बढ़ते इंस्पेक्टर कादरी के कद के बराबर हो चुका था। उसकी शक्ल भयानक तरीन हो चुकी थी और उसके जिस्म पर काले काले लंबे बाल निकल आए थे। फिर उसने हाथ उठाकर इंस्पेक्टर कादरी से कहा, बलवान हो तो हाथों में हाथ डालकर बात करो। उसकी आवाज़ ऐसे खुरखुराती हुई थी जैसे किसी के हलक में लकड़ी ठूंस दी गई हो।
इंस्पेक्टर कादरी ने उस पर एक तायराना नज़र डाली। चांदी का पिंजरा एक तरफ रखा और रिवाल्वर वापस होल्स्टर में डाला और फिर कदम ब कदम आतमाल की तरफ बढ़ने लगा। अब वो बिल्कुल आतमाल के सामने था। आतमाल में और उसमें चंद कदम का फासला था। उसने आतमाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, बहुत नाज है तुझे अपनी ताकत पर। आज तक तुमने कमज़ोर इंसानों का खून बहाया है, किसी मर्द से टक्कर नहीं ली। मैं भी तो देखूं तुझ में कितना दम है। फिर उन दोनों ने आगे बढ़कर एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल दिए। ऐसे में वो चमगादड़ भी वापस आ चुकी थी और उनके सरों पर मंडला रही थी, और वो खौफनाक शक्ल का इंसान भी जमुना से निकल चुका था। मगर इंस्पेक्टर कादरी के फौलादिया साहब ऐसे वाक़यात के आदी थे। उसका तो बचपन भी इन खतरों से खेलते हुए गुजरा था। अब तो फिर भी वो 2 बच्चों का बाप था। आतमाल के हाथों में हाथ डालते ही इंस्पेक्टर कादरी को यूं लगा जैसे उसने लोहे के हाथों में हाथ डाल दिए हों, मगर वो हिम्मत हारने वाला शख्स नहीं था। आतमाल ने चाहा कि अपने हाथ लंबे करके उसके हाथ दर्द से अलग कर डाले, मगर वो हाथ लंबे ना कर सका, क्योंकि इंस्पेक्टर कादरी ने अपने सीने पर सूरह नास का दम कर रखा था। ये देखकर इंस्पेक्टर कादरी ने उसके हाथों को झटका दिया और उसे उठाकर ज़मीन पर दे मारा। आतमाल के हलक से एक क्रिया गुराहट निकली और दूसरे ही लम्हे उसने फिर खड़े होकर इंस्पेक्टर कादरी के हाथों में हाथ डाल दिए। इंस्पेक्टर कादरी ने सूरह नास पढ़नी शुरू कर दी और आतमाल का जिस्म बुरी तरह कांपने लगा। दूसरे ही लम्हे इंस्पेक्टर कादरी ने उसके हाथों को अपनी तरफ खींचा, मगर आतमाल पीछे हटने लगा। इंस्पेक्टर कादरी ने एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा और उसके मुंह पर टक्कर दे मारी। टक्कर लगते ही आतमाल के दांत टूटकर हलक से नीचे उतरे और उसके मुंह से बदबूदार खून और पीप का फव्वारा सा छूट पड़ा। वो बदबूदार पीप मिला खून सीधा इंस्पेक्टर कादरी के चेहरे पर आया और फिर उसकी बदबू से इंस्पेक्टर कादरी को चक्कर सा आ गया और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। ऐसे में वो खौफनाक शख्स भी उसके करीब पहुंच चुका था जिसे इंस्पेक्टर कादरी ने गोली मारी थी। उसके माथे से अब भी खून निकल कर उसे और भी खौफनाक बना रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता इंस्पेक्टर कादरी की तरफ बढ़ा और उसके सीने पर लंबे लंबे नाखूनों वाला पंजा मारा ताकि उसका सीना चाक कर दे, मगर उसके सीने से हाथ टकराते ही सीने से सफ़ेद बिजली की सी लहरें निकली और उस खौफनाक शख्स से लिपट गई, क्योंकि इंस्पेक्टर कादरी ने अपने सीने पर सूरह नास का दम कर रखा था। सफ़ेद बिजली की सी लहरें लिपटते ही वो बड़ी अजियतनाक आवाज़ में चीखें मारने लगा और ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी ये हालत देखकर आतमाल भी डर कर पीछे हट गया और हैरत व खौफ से कभी इंस्पेक्टर कादरी की तरफ देखता और कभी उस खौफनाक शख्स की तरफ जो कटे हुए मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प रहा था। और सफ़ेद लहरें अब भी उससे लिपटी हुई थी। फिर देखते ही देखते वो लहरें उसकी नाक के रास्ते उसके जिस्म में उतर गईं और उस खौफनाक शख्स के जिस्म को आग लग गई और वह सूखी हुई लकड़ी की तरह धड़ाधड़ जलने लगा। अब उसकी चीखें आकाश को छू रही थी। ये देखकर ऊपर उड़ने वाले चमगादड़ ने भी फासला बढ़ा लिया। उसकी चीखें सुनकर इंस्पेक्टर कादरी भी होश में आ गया। उसने उठते ही हालात का जायज़ा लिया और फिर जीप से रुमाल निकालकर अपना चेहरा साफ करके रुमाल फेंक दिया। उस पीप मिले खून की बदबू से अब भी उसका दिमाग फटा जा रहा था, मगर उसके हवास कायम हो चुके थे। उसने फ़ौरन ही चांदी का पिंजरा खोला और बुलंद आवाज़ में सूरह नास पढ़नी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर कादरी को खड़े होते देखकर आतमाल खौफ से कांपना शुरू हो गया था। सूरह नास सुनते ही वह ज़मीन पर गिर पड़ा और उस पर जान कनी की सी कैफियत तारी हो गई। राजेल बिन तमाशी अजान दे रहा था और अर्जुन मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प रहा था। उधर राजेल बिन तमाशी ने अजान ख़त्म की, इधर अर्जुन तड़प तड़प कर अधमुआ हो चुका था और अब फटी फटी निगाहों से ज़मीन पर पड़ा राजेल बिन तमाशी की तरफ देख रहा था। अब अर्जुन में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उठकर बैठ सकता। यही हाल शंकर सोमनाथी का था। वो भी सुदाए हुए बैल की तरह चुपचाप बैठा उनको देख रहा था। उसमें भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ सकता या कोई मंत्र पढ़कर अपना दिफा करता। राजेल बिन तमाशी ने उन दोनों से मुहातिब होकर कहा, तुम क्या समझते हो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता? मेरे बूढ़े हाथों में अब भी इतना दम है कि तुम जैसे हैवानों का मुकाबला कर सके, एक गौर आत्मा और एक जादूगर। तुम लोग क्या मुझे तुम जैसे 1000 मिलकर भी शिकस्त नहीं दे सकते। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, रागा बिन मलियान, अगर दुनिया देखनी है तो उस पर कब्ज़े के ख्वाब देखना बंद कर दो। अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों को अभी और इसी जगह पर ख़त्म कर सकता हूँ, मगर मैं किसी का नाजायज़ खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहता, इसलिए तुम दोनों अपने घर चले जाओ। फिर उसने 3 बार कहा,
अपने घर चले जाओ, और हाथ फजा में झटक दिया। दूसरे ही लम्हे वो दोनों शंकर सोमनाथी के घर में आ गिरे। उनको काफ़ी चोटें आईं, मगर जान बच जाने पर वो होश भी थे। उनका घर गर्दो गुबार में अटा पड़ा था। जा बजा मकड़ियों के जाले लगे हुए थे, मगर उनमें उठकर सफाई करने की हिम्मत ना थी। अर्जुन ने शंकर सोमनाथी से कहा, यार वो तो बड़ा खतरनाक बूढ़ा था, मैं तो उसे कमज़ोर सा समझ रहा था। इसीलिए तो मैं तुम्हें रोक रहा था कि ये मुसलमान जिन है, उसके पास ज़रूर कोई नूरानी शक्ति होगी, मगर तुम बाज नहीं आए और उससे ज़बरदस्ती मालूमात लेना चाहते थे। वो तो भगवान की दया समझो कि उसने तुम्हें बदरू समझकर हमें यहाँ से वापस फेंक दिया। अगर उसे पता चल जाता कि तुम बदरू नहीं बल्कि एक इंसान हो और तुमने बदरू बनने का अमल किया हुआ है, तो शायद वो हमें ज़िंदा ना छोड़ता। और अर्जुन इस बात पर मुतमईन और खुश था कि शंकर सोमनाथी को अब भी पता नहीं चला कि मैं बदरू हूँ और मेरा ही नाम रागा बिन मलियान है और मैं अपनी ही लाश की तलाश में हूँ। फिर अर्जुन ने शंकर सोमनाथी से पूछा, अब हम रागा बिन मलियान की लाश कैसे तलाश करेंगे? शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, पहले हम ठीक तो हो जाएं। सारे जिस्म पर पहाड़ से फिसलने की वजह से खराशें और जहम ही जहम है। फिर कोई तरीका निकालेंगे रागा बिन मलियान की लाश को तलाश करने के लिए। फिर शंकर सोमनाथी ने एक मंत्र पढ़ा और एक काली कलौटी सी औरत हाजिर हो गई। शंकर सोमनाथी ने कहा, हम सो रहे हैं, जब तक हम जागें तुम सारे घर की सफाई कर दो और बाहर ताला लगा हुआ है, वो खोलकर अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा दो। ठीक है आका, मैं ये सब काम अभी कर देती हूँ। और फिर उन्होंने सोने के लिए आंखें बंद कर लीं। जब वह सोकर उठे तो शाम हो चुकी थी और वो काली कलौटी औरत सफाई करके जा चुकी थी। उन दोनों ने उठकर बारी बारी स्नान किया और कपड़े बदल लिए। अब उनकी हालत बेहतर हुई। उन्होंने तिलस्मी अंगूठी के ज़रिए खाना मंगवाया और खाना खाकर उनमें कुछ दम आया। फिर शंकर सोमनाथी और अर्जुन ने घर में पड़ी हुई मरहम अपने जख्मों पर लगाई। ये मरहम शंकर सोमनाथी ने जादू के ज़रिए तैयार की हुई थी। उसके लगाने से जख्म 7 घंटे में ठीक हो जाते थे। अब वो दोनों बिस्तर पर लेट गए और अर्जुन शंकर सोमनाथी से पूछने लगा, यार अब हमारे मंसूबे का क्या होगा? क्योंकि इतनी मेहनत और तवील सफ़र के बावजूद हम आज भी वहीं हैं जहाँ से हम चले थे। अब तो रात हो चुकी है, इसलिए सुबह ही कुछ करेंगे। मेरा एक दोस्त जादूगर है जो काले अमलियात का माहिर है, हम उससे मिलेंगे। शायद वो इस बारे में हमारी कुछ मदद कर सके। अभी हमें मज़ीद आराम की ज़रूरत है ताकि तब तक हमारे गाँव भर जाए। वो तो ठीक है, मगर इतनी देर सोने के बाद नींद कहाँ आएगी? मेरे पास एक मंत्र है, उसे पढ़कर फ़ौरन नींद आ जाती है। फिर उसने मंत्र पढ़ा, अर्जुन और अपने आप पर फूंका और वो दोनों सपनों में खो गए। इंस्पेक्टर कादरी बुलंद आवाज़ से सूरह नास पढ़ रहा था और आत्माल ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था। चांदी का पिंजरा खुला हुआ था। ऐसे में वही भयानक चमगादड़ बड़ी बेचैन दिखाई दे रही थी। वो बार बार इंस्पेक्टर कादरी पर झपटने के लिए आती, मगर फिर उससे दूर चली जाती। शायद उसे भी अल्लाह के उस पाक कलाम से तकलीफ़ हो रही थी। वो इंस्पेक्टर कादरी को ये कलाम पढ़ने से रोकना चाहती थी, मगर उसका बस नहीं चल रहा था। इंस्पेक्टर कादरी मुसलसल सूरह नास का विर्द कर रहा था। वो भयानक चमगादड़ दरअसल रूपा की बदरू थी, जो जलने के बाद स्याह चमगादड़ का रूप धार चुकी थी। इसलिए वो आत्माल को बचाना चाहती थी, क्योंकि आत्माल जैसा भी था आखिर उसका बेटा था। और फिर अब तो वो खुद भी एक बदरूह थी। वो आत्माल की माता थी और कोई भी माता अपने बच्चे को मरते हुए या तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। वो बेचैनी के साथ इधर उधर मंडला रही थी। वो खौफनाक शक्ल का आदमी भी जलकर राख हो चुका था। तड़पते तड़पते आत्माल अब साकित हो चुका था और उसकी भयानक शक्ल भी अब गायब होती जा रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वापस एक मासूम बच्चे में तब्दील हो गया। चमगादड़ की बेचैनी और बढ़ गई। फिर आत्माल थके थके कदमों से उठ खड़ा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता चांदी के पिंजरे की तरफ बढ़ने लगा। चांदी के पिंजरे के करीब पहुंचकर उसने बड़ी रहम तलब नज़रों से आकाश पर उड़ती हुई उस भयानक चमगादड़ की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, माता जी मुझे बचा लो। और फिर उससे पहले कि वो पिंजरे में दाखिल होता, उस भयानक चमगादड़ ने क्रिया चीख मारी और उड़ती हुई उस चांदी के पिंजरे में दाखिल हो गई। पिंजरा बंद हो गया। ये देखते ही इंस्पेक्टर कादरी ने सूरह नास पढ़नी बंद कर दी और उस चांदी के पिंजरे की तरफ बढ़ा ताकि चमगादड़ को निकालकर आत्माल को उसमें डाल सके। मगर एक माँ ने अपने बेटे की ज़िंदगी बचा ली थी। उसने खुद कैद होकर अपने बेटे को आज़ादी का तोहफा दे दिया था। सूरह नास की आवाज़ बंद होते ही आत्माल को भी जैसे होश आ गया। उसने एक भयानक चीख मारी और भाग पड़ा। इंस्पेक्टर कादरी भी बेख्तियार उसके पीछे लपका, मगर आत्माल की रफ्तार कहीं ज़्यादा थी और फिर जान बच जाने पर तो वो एक नए जोश के साथ भागा था।
वो जानता था कि इंस्पेक्टर कादरी के हाथ आना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है, इसीलिए वो चंद ही सेकंडों में छलावे की तरह नज़रों से ओझल हो गया। इंस्पेक्टर कादरी चंद कदम उसके पीछे भागा, मगर उसकी रफ्तार देखकर लौट आया। फिर उसने गुस्से से पिंजरे को ताला लगा दिया, चाबी जेब में डाली और पिंजरा जीप में अगली सीट पर अपने पास रखा और जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। और उस तरफ जिधर आतमाल गया था काफ़ी दूर तक उसने तलाश किया, मगर आतमाल को ना मिलना था और ना मिला। आखिर थक हार कर इंस्पेक्टर कादरी ने जीप मोड़ी और वापस चल पड़ा। दौड़ते दौड़ते आतमाल काफ़ी दूर निकल गया। इंस्पेक्टर कादरी भी उसके पीछे दौड़ा था, मगर आतमाल तो मौत के मुंह से निकल कर आया था, वो भला उसके हाथों क्यों आता। जल्द ही इंस्पेक्टर कादरी काफ़ी पीछे रह गया। काफ़ी दूर भागने के बाद उसे वीराने में एक शिकस्ता हाल इमारत नजर आई, जिसका सदर दरवाज़ा भी गिरा हुआ था। आतमाल ने उस इमारत का रुख किया और अंदर पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि इमारत के तमाम कमरे गिरे हुए हैं, सिर्फ एक कमरा सलामत था और इस इमारत में कोई इंसान नहीं था। आतमाल उसी सालम कमरे की तरफ बढ़ा। उसका दरवाज़ा सही था। जैसे ही आतमाल ने दरवाज़ा खोला, सामने ही एक चुड़ैल बैठी नजर आई। उस चुड़ैल के अलावा कमरे में और कोई नहीं था। उस चुड़ैल ने आतमाल को देखते ही पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं इंस्पेक्टर कादरी से बचकर आ रहा हूँ। उसने मेरी माता को गिरफ्तार कर लिया है। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ ताकि उसकी गिरफ्त में ना आ सकूँ। इंस्पेक्टर कादरी ने मेरा नाम आतमाल रखा है। ये मेरा घर है, मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दे सकती। वैसे भी इंस्पेक्टर कादरी एक साहिब इल्म शख्स है। अगर उसे मालूम हो गया कि मैंने उसके दुश्मन को पनाह दी है तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम कहीं और चले जाओ। मगर आतमाल को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और फिर उसकी हालत बदलने लगी। अब उसकी शक्ल भयानक होती जा रही थी और उसके जिस्म पर बाल निकल आए थे। अब वो एक वहशी रीछ दिखाई दे रहा था। उसकी बदलती हालत देखकर चुड़ैल उस पर झपटी, मगर आतमाल ने उसे किसी खिलौने की तरह उठाकर ज़मीन पर दे मारा। चुड़ैल ने एक दिलदोज़ चीख मारी और आतमाल से लिपट गई। उन दोनों में खूनी जंग शुरू हो चुकी थी, मौत और ज़िंदगी की जंग। चुड़ैल भी काफ़ी ज़ोरावर थी, मगर आतमाल भी रागा बिन मलियान का बेटा था, जिसमें 7,000 बदरूहों की शक्ति थी। उसने कुछ ही देर में चुड़ैल को ज़मीन चाटने पर मजबूर कर दिया और फिर आतमाल ने उस चुड़ैल के आज़ा उधेड़ने शुरू कर दिए। चंद मिनट चुड़ैल की चीखें फ़ज़ा में गूंजती रहीं, मगर वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। अब चुड़ैल साकत हो चुकी थी और आतमाल उसके गोश्त और खून से अपनी भूख और प्यास मिटा रहा था। चुड़ैल के बदबूदार खून की स्ट्रांड हर तरफ फैल चुकी थी, मगर आतमाल उसका खून किसी मशरूब की तरह पी रहा था। कुछ ही देर बाद वहाँ चुड़ैल की हड्डियों का ढेर रह गया। आतमाल उसके कमरे में लेट चुका था। अब वो कमरा आतमाल के कब्जे में था, जहाँ वो आसानी से रह सकता था। सुबह शंकर सोमनाथी की आंख जल्द ही खुल गई। उसने अर्जुन को भी उठाया और कहा, हाथ मुंह धो लो, नाश्ता करके फिर अपने उस जादूगर दोस्त के पास चलते हैं। सुबह ही सुबह वो मिल भी जाएगा। अर्जुन ने उठकर हाथ मुंह धोया और कहा, यार मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। इस अंगूठी से तो रोज़ ही काम लेते हैं, अब तो हम अपने शहर में हैं, फिर इससे काम क्यों लें? अब तक तो मजबूरी थी, अब तो कोई मजबूरी नहीं है। शंकर सोमनाथी ने कहा, यार जल्दी आना और नाश्ता भी थोड़ा लाना, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ भी कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त खाने पीने का बहुत शौकीन है, इसलिए कुछ खिलाए पिलाए बगैर ना आने देगा। ठीक है, मैं अभी आया, इतने में तुम चाय बना लो। सुबह हो चुकी थी और इंस्पेक्टर कादरी अपने सिपाहियों को साथ लेकर थाने वापस जा रहा था। अचानक एक सिपाही की नज़र एक हलवाई की दुकान पर पड़ी, जहां अर्जुन खड़ा था। उसको देखते ही सिपाही ने इंस्पेक्टर कादरी से कहा, सर, ये अर्जुन तो यहाँ खड़ा है, जिसको डीएसपी शेर सिंह साहब काफ़ी दिनों से तलाश कर रहे हैं। अर्जुन का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर कादरी ने एकदम जीप रोक दी और सिपाही से पूछा, क्या ये वही अर्जुन है जिसको गुल्लू दादा ने अपने तहखाने में बंद कर दिया था और उसने वहाँ से निकलकर गुल्लू दादा के खिलाफ पर्चा भी दर्ज कराया था? हाँ सर, ये वही अर्जुन है, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। इंस्पेक्टर कादरी उस सिपाही की बात सुनकर फ़ौरन समझ गया कि अर्जुन ही वो बदरू है जिसका नाम रागा बिन मलियान है और आतमाल उसी का बेटा है। वो फ़ौरन जीप से उतरा और सिपाहियों को भी साथ आने का इशारा किया और अर्जुन की तरफ बढ़ गया। पुलिस को देखते ही अर्जुन ने पूछा, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। मगर किस जुर्म में? ये तो आपको डीएसपी साहब ही बताएंगे, उन्होंने ही आपकी गिरफ्तारी का हुक्म दे रखा है। डीएसपी का नाम सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, ओह, डीएसपी शेर सिंह साहब। जी जनाब, शेर सिंह साहब तो आपसे मिलने के लिए बेचैन है। ठीक है, मैं कुछ देर में आता हूँ। नहीं जनाब, आपको अब हमारे साथ ही चलना पड़ेगा, नाश्ता हम आपको वहीं करा देंगे।
मेरा एक दोस्त घर पर मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैं नाश्ता करके हाजिर हो जाऊंगा। हम कुछ ही देर में आपको इसी जगह ड्रॉप कर देंगे, आप हमारे साथ चलिए तो सही। और फिर अर्जुन ना चाहते हुए भी इंस्पेक्टर कादरी के साथ चल पड़ा। जीप के करीब पहुंचकर इंस्पेक्टर कादरी ने अर्जुन को अगली सीट पर बैठने का इशारा किया और चांदी के पिंजरे में बंद चमगादड़ चीखें मारने लगी, जैसे अर्जुन को बताना चाह रही हो कि ये इंस्पेक्टर बड़ा खतरनाक आदमी है, ये तुम्हें मार देगा, यहाँ से चले जाओ। मगर अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इंस्पेक्टर कादरी ने जीप में बैठते ही उस पर हसार लगा दिया था। इसीलिए अर्जुन को चमगादड़ की बात समझ नहीं आ रही थी। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर कादरी ने चांदी का पिंजरा उठाया और अर्जुन को अपने साथ आने का इशारा करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने चांदी का पिंजरा मेज़ पर रखा और खुद कुर्सी पर बैठ गया और अर्जुन को अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। कुर्सी पर बैठते ही उसने अर्जुन से पूछा, आप हिमालय से कब वापस आए? इंस्पेक्टर कादरी की बात सुनते ही अर्जुन चौंक पड़ा कि इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं हिमालय गया था। मैं हिमालय नहीं गया, मैं तो अहमदाबाद गया था। झूठ मत बोलो रागा, मैं जानता हूँ तुम और जादूगर शंकर हिमालय गए थे और वहाँ राजेल बिन तमाशी जिनसे मुलाकात करने गए थे। ये सुनकर अर्जुन परेशान हो गया। ये सब आपको किसने बताया? ये मेरे अपने ज़राए हैं। अगर तुम चाहते हो कि ये बातें राजी रहें तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, वरना दूसरी सूरत में ये तमाम बातें डीएसपी शेर सिंह साहब को, शंकर सोमनाथी को और तुम्हारे दोस्तों को सबको बता दूंगा, और साथ ही ये भी कि तुम ही रागा बिन मलियान हो और तुम एक गौर आत्मा हो और अपने जिस्म की तलाश में हो। ये सुनते ही अर्जुन ने गुस्से से इंस्पेक्टर कादरी की तरफ देखा और अपनी शक्तियों से काम लेने की कोशिश की ताकि फ़ौरन ही इंस्पेक्टर कादरी को ख़त्म करके यहाँ से निकल जाए। उसे ऐसा करते देखकर इंस्पेक्टर कादरी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कोशिशें फजूल हैं रागा बिन मलियान, अब तुम्हारी कोई शक्ति तुम्हारा साथ नहीं देगी। मैंने तुम पर हसार खींच दिया है, अब तुम मुकम्मल तौर पर मेरे कब्ज़े में हो, क्योंकि मैं जानता था कि तुम एक इंसानी जिस्म में हो। अब ना तो तुम ये जिस्म छोड़ सकते हो और ना ही मेरे काम से इनकार कर सकते हो, वरना तुम्हारा ही नुकसान होगा। ये सुनकर रागा बिन मलियान ने अर्जुन के जिस्म से निकलने की कोशिश की, मगर बेसूद। वह समझ गया कि इंस्पेक्टर कादरी सही कह रहा है। मैं अब मुकम्मल तौर पर इसके कब्ज़े में हूँ। ना तो मेरी शक्ति काम कर रही है और ना मैं अर्जुन के जिस्म को छोड़ सकता हूँ। उसने थक कर कुर्सी की पूंछ से टेक लगा ली और एक ठंडी सांस लेकर पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं एक बदरूह के बेटे को पकड़ना चाहता हूँ जिसका नाम आत्माल है। एक बार मैंने उसे पकड़ भी लिया था, मगर वो मेरे एक आदमी की नाअहली से आज़ाद हो गया। आत्माल का नाम सुनते ही चमगादड़ ने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर अर्जुन को कुछ समझ न आया। उसने पूछा कि ये चमगादड़ को तुमने क्यों पकड़ रखा है? रागा, हम तो बदरूहों के शिकारी हैं और ये भी एक बदरूह है, इसलिए इसको कैद कर रखा है। ये सुनकर अर्जुन ने खौफ से एक झुरझुरी सी ली और इंस्पेक्टर कादरी ने कुछ पढ़कर चमगादड़ की तरफ फूंक मारी तो वह चीखती हुई चमगादड़ फ़ौरन चुप हो गई। बदरूहों को पकड़ना मेरा मशगला है। तुम भी एक गौर आत्मा हो, इसलिए तुम आत्माल को आसानी से पकड़ सकते हो। तुम एक बार उसे पकड़ कर मेरे हवाले कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मगर इस बात की क्या ज़मानत है कि तुम आत्माल की गिरफ्तारी के बाद मुझे आज़ाद कर दोगे? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आत्माल को गिरफ्तार करने के बाद तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। उनकी बातें सुन सुनकर चमगादड़ अब भी चीख चीख कर अर्जुन से कह रही थी कि अर्जुन, तुम इसकी बात ना मानना, ये तुमसे तुम्हारे ही बेटे को गिरफ्तार कराना चाहता है। आत्माल तेरा ही बेटा है, मैं उसकी माता रूपा हूँ। मगर उसकी आवाज़ अर्जुन को सुनाई नहीं दे रही थी और इंस्पेक्टर कादरी रूपा की चीहो-पुकार सुनकर मुस्कुरा रहा था। फिर अर्जुन ने इंस्पेक्टर कादरी से पूछा, जब तुम्हारे कब्ज़े में इतनी बदरूहें हैं तो तुम आत्माल को इनसे क्यों नहीं पकड़वा लेते? बदरूहें तो मेरे पास बहुत सी हैं, मगर जो शक्ति तुम में है वो किसी में नहीं है, इसीलिए मैं आत्माल को तुम्हारे ज़रिए गिरफ्तार करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आत्माल को गिरफ्तार करा दूंगा, मगर तुमने मेरी सारी शक्तियों को बांध रखा है, उनके बगैर मैं आत्माल को कैसे गिरफ्तार करूँगा? आत्माल की गिरफ्तारी के लिए मैं तुम्हारी शक्तियों को आज़ाद कर दूंगा, मगर मुझे धोखा देने या भागने की कोशिश मत करना, वरना तुमसे काम लेने के और भी तरीके जानता हूँ और जब चाहूँगा तुम्हें दोबारा गिरफ्तार कर लूँगा। जब आत्माल को गिरफ्तार कराने के बाद तुम मुझे आज़ाद ही कर दोगे तो मुझे भागने की क्या ज़रूरत है? मैं आत्माल को गिरफ्तार करा दूंगा। मेरी आज़ादी के साथ तुम्हें मेरे राज भी राज ही रखने होंगे। इस बात से तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा राज मेरे सीने में दफन ही रहेगा। अब मैं तुम्हारा हसार ख़त्म कर देता हूँ ताकि तुम किसी किस्म की दिक्कत महसूस ना करो। फिर इंस्पेक्टर कादरी ने अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकालकर उसे देते हुए कहा, इस मोबाइल फ़ोन के सिफर के हिंसे पर अपने सीधे हाथ की बड़ी उंगली रखो और बाएं हाथ की बड़ी उंगली इसके नाइन वाले हिंसे पर रखो। इससे क्या होगा? इस तरह मैं तुम्हारा हसार ख़त्म कर दूंगा।
अर्जुन ने मोबाइल फ़ोन लेकर इंस्पेक्टर कादरी के बताए हुए नंबरों पर उंगलियां रख दी। इंस्पेक्टर कादरी ने कुछ पढ़कर अर्जुन की तरफ फूंक मारी और उसका हसार ख़त्म हो गया, और उसने फिर कुछ पढ़कर फूंक मारी तो अर्जुन को यूं महसूस हुआ जैसे उस खून में से लहरें सी निकलकर उसके जिस्म में जारी हों। फिर यह सिलसिला बंद हो गया तो इंस्पेक्टर कादरी ने मोबाइल फ़ोन लेकर जेब में डाल लिया और अर्जुन से कहा, अब तुम पर से हसार ख़त्म हो गया है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाता हूँ, फिर तुम चाहो तो अपने घर जा सकते हो। नहीं जनाब, आपकी मेहरबानी, आप मुझे वापस भिजवा दें क्योंकि मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मैं रात को आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, रात 10 बजे मुझे जमुना के पुल पर मिलना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। मैं 10 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। इंस्पेक्टर कादरी ने एक सिपाही को बुलवाकर कहा, अर्जुन को वहीं छोड़ाओ जहां से हम उसे लेकर आए थे, और वो सिपाही अर्जुन को साथ लेकर चला गया। फिर इंस्पेक्टर कादरी ने चमगादड़ की तरफ देखा और कहा, अब बताओ, तुमने अर्जुन को क्या कहा था? क्या तुम ही वो रूपा हो जिसकी अर्जुन ने इज्जत लूटी थी? मगर चमगादड़ खामोश थी। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, यह तो मुझे मालूम ही हो गया है कि तुम रूपा हो और अब एक और बदरूह का रूप धार चुकी हो, मगर तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुमने अपने आप को कैद करवा के आत्माल की जान बचा ली है? हरगिज़ नहीं, ऐसा करके तुमने अपने आप को भी अजाब में डाल लिया है। तुम्हारा ऐसा करने से आत्माल को घूमने फिरने के लिए कुछ वक्त ज़रूर मिल गया है, मगर वो हमेशा के लिए आज़ाद नहीं हुआ। मैं आज ही रात उसको दोबारा पकड़ लूँगा, बल्कि मुझे यूँ कहना चाहिए कि उसका बाप खुद उसे पकड़कर मेरे हवाले कर देगा। चमगादड़ ने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से इंस्पेक्टर कादरी को घूरते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। आत्माल की रिहाई के बदले तुम जो मांगोगे मैं तुमको दूंगी। तुम तो खुद एक बदरू हो और मेरी कैद में हो, तुम मुझे क्या दे सकती हो? तुम मुझे आज़ाद कर दो और आत्माल को गिरफ्तार ना करने का वादा करो तो मैं तुमको सोना, हीरे, जवाहरात और जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तो तुम ये चाहती हो कि मैं बेगुनाह इंसानों को तुम्हारे बेटे के रहमो करम पर छोड़ दूँ, अपने बड़ों की इज़्ज़त व वक़ार को तुम्हारे आगे बेच डालूँ और अपनी नेक नामी का जनाजा अपने ही कंधों पर उठा लूँ? फिर उसने चमगादड़ की आंखों में आंखें डालकर बड़े बावकार लहजे में कहा, यह कभी नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर कादरी को कोई नहीं हरी सकता। ना मैं कभी किसी के आगे बिका हूँ और ना ही अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुका हूँ। इतने में डीएसपी शेर सिंह ने इंस्पेक्टर कादरी के कमरे में दाखिल होते हुए कहा, और तन्नू कौन खरीद सकता है? इंस्पेक्टर कादरी ने कुर्सी से उठते हुए कहा, कोई नहीं सर, मैं तो वैसे ही बात कर रहा था। फिर डीएसपी शेर सिंह ने कमरे में चारों तरफ नज़र डालते हुए पूछा, ऐथे ते कोई भी नहीं, तू गल्ला किदे नाल कर रहा सी? इंस्पेक्टर कादरी ने जवाब दिया, सर मैं तो अपने आप से बातें कर रहा था। आप इधर देखिए। उसने चमगादड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने किसे पकड़ा है? डीएसपी शेर सिंह ने एक नज़र चमगादड़ पर डाली और हंसते हुए कहा, यार मैनू हुण तक तेरी समझ नहीं आई। सर किस बात की समझ नहीं आई? पहले तू एक बच्चा फड़ लिया सी ते कहंदा सी ए बड़ा खतरनाक है, तो वाकई खतरनाक निकलिया सी, ते हुण आ चमगादड़ फड़ लिया। इंस्पेक्टर कादरी ने हंसते हुए कहा, सर जब भी कोई मुलजिम पकड़ा नहीं जाता तो हम उसके घर वालों को पकड़ लाते हैं। इसी तरह वो बच्चा आत्माल नहीं पकड़ा गया तो मैं उसकी माता को पकड़ लाया हूँ। ये चमगादड़ भी एक बदरू है और आत्माल उसी का बेटा है। शेर सिंह ने हैरानगी से चमगादड़ की तरफ देखा और कहा, लाला विश्वास तो नहीं हो रहा, पर तेरी गल छोटी नहीं हो सकती। फिर उसने इंस्पेक्टर कादरी से पूछा, अर्जुन कित्थे वे? मैनू पता चलिया सी कि तू अर्जुन नूं फड़ लिया है। इंस्पेक्टर कादरी ने जवाब दिया, सर मैंने उसे गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि वह खुद आया था और मुझे बताकर गया है कि मैं अहमदाबाद गया हुआ था। आज ही आया हूँ और जल्द ही डीएसपी साहब से मिलूंगा। इन्हें कहना कि फ़िक्र ना करें। ये सब इंस्पेक्टर कादरी ने शेर सिंह से इसलिए कहा ताकि शेर सिंह मुतमईन रहे और अर्जुन को तलाश ना करे, क्योंकि वो अब जान गया था कि शेर सिंह को सीधी बात बतानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आत्माल की गिरफ्तारी के बाद सबसे ज़्यादा शेर सिंह ही ने उसका मजाक उड़ाया था और यकीन नहीं किया था और आत्माल को पिंजरे समेत जेल भेजने का हुक्म दिया था। इंस्पेक्टर कादरी की बात सुनकर डीएसपी शेर सिंह मुतमईन हो गया और कहने लगा, ठीक है, वो आवे तो ओनू जान ना देवी, मैनू फ़ोन करके बुला लवी। इंस्पेक्टर कादरी ने जवाब दिया, ठीक है सर, आप फिक्र ना करें, मैं आपसे मिलवा दूंगा। ये कहकर डीएसपी शेर सिंह चला गया और इंस्पेक्टर कादरी नहाने के लिए चला गया। अर्जुन नाश्ता लेकर घर पहुंचा तो काफ़ी देर हो चुकी थी और शंकर सोमनाथी बेचैनी से उसका मुंतज़र था। अर्जुन के घर में दाखिल होते ही उसने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं तो परेशान हो रहा था। यार पुलिस वाले मिल गए थे, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा कर आया हूँ। पुलिस वाले तुमसे क्या चाहते हैं? मैं पहले उनके लिए मुखबरी का काम करता था और मुख्तलिफ़ जगहों से रिश्वत की रकम वसूल करके उन तक पहुँचाता था। वो अब भी यही चाहते हैं कि मैं उनके लिए फिर से काम शुरू कर दूँ, मगर मैं इन्हें कह आया हूँ कि अभी कुछ दिन आराम करूँगा, फिर कोई काम के बारे में सोचूंगा।
फिर शंकर सोमनाथी और अर्जुन ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और फिर वो दोनों उस जादूगर से मिलने के लिए घर से निकल खड़े हुए, जो कि शंकर सोमनाथी का दोस्त था। उसके घर पहुंचकर पता चला कि वो तो कहीं मुल्क से बाहर गया हुआ है और चंद रोज़ बाद वापस आएगा। उसके बाद वो दोनों घर आ गए। घर आकर अर्जुन बिस्तर पर लेट गया और शंकर सोमनाथी ने टीवी ऑन कर दिया ताकि कुछ वक्त गुजारा जाए। अर्जुन सोचने लगा कि ये इंस्पेक्टर कादरी कितना खतरनाक आदमी है। मैं तो शंकर सोमनाथी को ही अपने लिए खतरनाक समझता था, मगर इंस्पेक्टर कादरी तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ है। उसने बड़ी चालाकी से मुझे कैद कर लिया था। वो तो मेरी किस्मत ही अच्छी थी जो उसने मुझे छोड़ दिया। उसने अपने लालच में मुझे छोड़ दिया कि मैं आत्माल को गिरफ्तार करा दूंगा, मगर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है जो मैं आत्माल को पकड़ कर उसके हवाले कर दूं। अब मैं इंस्पेक्टर कादरी से मिलूंगा ही नहीं, ना मैं उससे मिलूंगा और ना ही वो मुझे आत्माल को पकड़ने के लिए मजबूर करेगा। फिर उसने सोचा, पता नहीं वो चमगादड़ कौन थी और चीख चीख कर मुझे क्या बताना चाह रही थी, मगर मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। शायद ये भी उसके हसार का असर था, वरना वो तो चमगादड़ भी बदरूह थी। मुझे उसकी बात समझ आनी चाहिए थी। अभी वो इन्हीं सोचों में गर्क था कि शंकर सोमनाथी ने उससे पूछा, यार क्या सोच रहे हो? मगर अर्जुन तो अपनी ही सोचों में डूबा हुआ था। शंकर सोमनाथी ने उसे हिलाते हुए पूछा, यार कहाँ खोए हुए हो? और अर्जुन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है? शंकर सोमनाथी ने हंसते हुए जवाब दिया, यार मैं कब से पूछ रहा हूँ कि क्या सोच रहे हो, मगर तुम तो सुन ही नहीं रहे। कहीं किसी पुलिस वाली को तो दिल नहीं दे आए? अर्जुन ने जीमते हुए जवाब दिया, यार अपने ऐसे मुकद्दर कहाँ जो पुलिस वालियों से इश्क करते फिरे। हमारी तो पुलिस वाले ही जान नहीं छोड़ते। शंकर सोमनाथी ने पूछा, तुम्हें पुलिस से क्या खतरा? तुम तो पुलिस के अपने आदमी हो। यार ये पुलिस वाले किसी के दोस्त नहीं होते। सब जानते हैं कि ना तो पुलिस से दुश्मनी अच्छी और ना दोस्ती, और खासकर इंस्पेक्टर कादरी से। इंस्पेक्टर कादरी का नाम सुनते ही शंकर सोमनाथी भी काम गया और उसके चेहरे का रंग फक हो गया। अर्जुन भी उसकी कैफियत बांध चुका था। उसने पूछा, क्या तुम इंस्पेक्टर कादरी को जानते हो? मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। पहले वो मुंबई में होता था, अंधेरी में। मुंबई के थाने में हवालदार था वो। इसने मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया था। मैं उन दिनों मुंबई के एक कब्रिस्तान में अपना माजी में जाने का जाप करता था। ऐन आखिरी दिन उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उस जाप में रोज़ एक कुंवारी कन्या की हत्या होती थी और उसने किसी तरह पता लगा लिया कि ये सब कत्ल मेरे जाप की वजह से हो रहे हैं। बस उसने ऐन आखिरी वक्त पर मुझे गिरफ्तार करके मेरा जाप नष्ट कर दिया और मुझे हुकूमत से फांसी करा दी। मैंने अपना बहुत सा जादू उस पर आजमाया, मगर उसके पास कोई बहुत बड़ी शक्ति है जिसकी वजह से वो हर बार बच निकला। आखिर मैं अपने एक मंत्र की वजह से जेल से फरार हो गया और अपना नाम बदल के यहाँ दिल्ली में रहने लगा। मगर लगता है यहाँ से भी मेरा दाना पानी उठ गया है। अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे फिर से गिरफ्तार कर लेगा। अर्जुन ने पूछा, मगर तुमने तो माजी में जाने का जाप पूरा किया हुआ है। शंकर सोमनाथी ने कहा, हाँ, मुंबई डिस्ट्रिक्ट जेल से फरार के बाद मैं जयपुर चला गया था और अपना जाप मैंने वहीं पूरा किया। मगर अब हमें जल्द ही दिल्ली भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस शहर में रहते हुए कभी भी मेरा उसका आमना सामना हो सकता है। फिर वह मेरे लिए अजाब बन जाएगा। मगर तुम उससे बच के रहना। वो बदरूहों का शिकारी के नाम से जाना जाता है। तुम भी मंत्र के जरिए बदरू बन जाते हो। कहीं वो तुम्हें सचमुच बदरू समझकर कैद न कर ले। और अर्जुन सोच रहा था कि कैद तो उसने मुझे कर लिया था, मगर मैं बचकर आ गया हूँ। फिर अर्जुन ने कहा, यार उसने एक बहुत बड़ी चमगादड़ भी पकड़ रखी थी और उसे भी चांदी के पिंजरे में बंद किया हुआ था, जो बुरी तरह चीख चीख कर कुछ कह रही थी, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। इंस्पेक्टर कादरी कह रहा था कि यह भी एक बदरू है जिसे मैंने कैद कर रखा है। शंकर सोमनाथी ने कहा, तो फिर तुम उस बदरू को छुड़ा देते। वो मेरे कहने से भला उसे कहाँ छोड़ता? यार उसे कहने की क्या ज़रूरत थी? तुम अपनी तिलस्मी अंगूठी को कह देते, ये उसे छुड़ा देती। तब अर्जुन को अपनी अंगूठी का ख्याल आया कि मैंने इंस्पेक्टर कादरी के हसार को तोड़ने के लिए इससे मदद क्यों ना ली। उस वक्त तो मुझे याद ही ना रहा। शायद मैं इंस्पेक्टर कादरी की ताकत देखकर घबरा गया था। अब अगर इंस्पेक्टर कादरी से सामना हुआ तो मैं इस अंगूठी से ज़रूर काम लूँगा। फिर उसने अंगूठी की तरफ देखा और कहा, उस चमगादड़ को आज़ाद करा दो जिसे इंस्पेक्टर कादरी ने चांदी के पिंजरे में कैद कर रखा है। ये कहकर उसने शंकर सोमनाथी की तरफ देखा और पूछा, क्या वो चमगादड़ आज़ाद हो गई होगी? शंकर सोमनाथी ने कहा, इससे हमने कई काम लिए हैं। जब वो सब हो गए हैं तो वह चमगादड़ भी ज़रूर आज़ाद हो गई होगी। इंस्पेक्टर कादरी हवालात में बंद दो मुलजिमों से पूछगुछ में मसरूफ़ था। ऐसे में एक नहायत खूबसूरत फैशनेबल हसीना मुहर्रर के कमरे में दाखिल हुई और कुर्सी खींचकर मुहर्रर के सामने बैठ गई और दिलकश अंदाज में मुहर्रर की तरफ देखने लगी। मुहर्रर ने जैसे ही उस हसीना से नज़रें मिलाई, वो सकते में आ गया। उस हसीना की आंखों से नीली लहरें सी निकलकर मुहर्रर की आंखों के रास्ते दिमाग तक उतर चुकी थी।
दूसरे ही लम्हे मुंशी मुहर्रर ने सहरज़दा से अंदाज में पूछा, क्या हुक्म है काली माता? तेरा सेवक हाजिर है। उस हसीना ने मुंशी मुहर्रर से कहा, जाओ कादरी के कमरे में मौजूद चमगादड़ को आज़ाद कर दो। मुंशी मुहर्रर यह हुक्म सुनते ही किसी रोबोट की तरह इंस्पेक्टर कादरी के कमरे में गया, मगर चांदी के पिंजरे को ताला लगा हुआ था। उसने चांदी के पिंजरे की तरह खींचकर तोड़ डाली और चमगादड़ बगैर आवाज़ पैदा किए उड़ते हुए आकाश की वस्तुओं में गुम हो गई। मुहर्रर फिर वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उस हसीना की तरफ देखा। उससे नज़रें मिलते ही मुहर्रर की आंखों से वही नीली लहरें निकली और वापस उसी हसीना की आंखों में उतर गई। अब मुहर्रर का जहन आज़ाद हो चुका था, मगर उसे तो यह भी याद नहीं था कि वो इंस्पेक्टर कादरी की चमगादड़ को आज़ाद कर रहा है। मुंशी मुहर्रर ने सवालिया नज़रों से उस हसीना की तरफ देखा और पूछा, फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मगर वो हसीना कोई जवाब दिए बगैर उठकर चल दी, मगर अब उसकी शक्ल नहायत भयानक हो चुकी थी। वह चंद कदम चली और फिर गायब हो गई। इंस्पेक्टर कादरी जैसे ही अपने कमरे में आया, चांदी का पिंजरा टूटा हुआ था और वो भयानक चमगादड़ गायब थी। उसने चंद ही लम्हे में थाने के सारे अमले को इकट्ठा कर लिया, मगर यह कोई भी ना बता सका कि चमगादड़ का पिंजरा किसने तोड़ा और चमगादड़ कहाँ गई। फिर इंस्पेक्टर कादरी ने उनसे पूछा कि थाने में कौन कौन आया था। एक सिपाही ने कहा, जनाब, थाने में तो कोई भी नहीं आया, सिर्फ एक औरत आई थी और वो भी मुहर्रर के कमरे में ही बैठी थी, इधर नहीं आई। इंस्पेक्टर कादरी ने मुहर्रर से पूछा कि वो औरत कौन थी और क्या लेने आई थी। मुहर्रर ने जवाब दिया, सर, वो अपने पति के खिलाफ रपट दर्ज कराने आई थी कि वो रोज़ाना घर में मारपीट करता है, मगर मैंने उसे समझा दिया कि पहले अपने बड़ों के ज़रिए उसे समझाओ, अगर ना माने तो फिर मेरे पास आ जाए। फिर वो उसी वक्त उठकर चली गई, उसके अलावा कोई आया ही नहीं। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, ठीक है, तुम सब जाओ, अपना अपना काम करो, मैं उसे खुद देख लूँगा। रात के 10 बज चुके थे। इंस्पेक्टर कादरी जमुना के पुल पर खड़ा अर्जुन का इंतज़ार कर रहा था, मगर अर्जुन अभी तक नहीं पहुंचा था। करीब ही इंस्पेक्टर कादरी की जीप खड़ी थी, जिसकी पिछली सीट पर वो चांदी का पिंजरा नज़र आ रहा था, जिसको मुहर्रर ने तोड़ डाला था, मगर अब वो पिंजरा सही सलामत था। शायद इंस्पेक्टर कादरी ने उसे दिन में मरम्मत करा लिया था। उधर अर्जुन अपने बिस्तर पर लेटा इंस्पेक्टर कादरी के मतलब ही सोच रहा था कि अब वो दरिया जमुना के पुल पर पहुंच चुका होगा और मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मगर मैं उसकी तरह बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। उसने मुझे पकड़ कर छोड़ दिया, मगर मैं अब उसके हाथ नहीं आऊँगा, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। वो मेरा इंतज़ार कर करके थक कर लौट जाएगा। फिर उसने शंकर सोमनाथी की तरफ देखा। वो दूसरे बिस्तर पर लेटा सो रहा था। वो आहिस्ता से उठकर बैठ गया और तिलस्मी अंगूठी से कहा, ए तिलस्मी अंगूठी, मुझे इंसानी खून दो। फ़ौरन ही गरम गरम इंसानी खून का प्याला उसके सामने हाजिर था। उसने ताज़ा ताज़ा खून पिया और प्याला एक तरफ रख दिया, जो फ़ौरन ही गायब हो गया। अब अर्जुन को इंसानी खून और गोश्त की तलब ना होती थी, क्योंकि वो हर रोज़ रात को उसी तिलस्मी अंगूठी से इंसानी खून मंगवा कर पीता था। खून पीकर वो लेट गया और इंस्पेक्टर कादरी के मुतालिक सोचकर मुस्कुराने लगा और सोचने लगा कि बेवकूफ़ मुझसे टक्कर लेता है, अब मेरा इंतज़ार करता रहेगा। इधर इंस्पेक्टर कादरी ने अपनी रेडियम डायल रिस्ट वॉच पर नज़र डाली। 10:15 बज चुके थे, मगर अर्जुन का दूर दूर तक भी पता नहीं था। उसने सोचा, तो इस गौर आत्मा का आने का इरादा नहीं है। वो ये सोच रहा होगा कि मैं नहीं जाऊंगा तो वो मेरा क्या करेगा, मगर अब इस अर्जुन को अपनी ताकत दिखानी ही पड़ेगी। ये सोचकर उसने फ़ौरन ही अपनी जेब से वो मोबाइल फ़ोन निकाला, जिसके 0 और 9 के हिंसे पर उसने अर्जुन से उंगलियां रखवाकर अमल पड़ा था। उसने एक बार फिर सड़क पर नज़र डाली और अपनी जीप की पिछली सीट पर चांदी का पिंजरा उठाकर अगली सीट पर रखा और खुद जीप की अगली सीट पर बाहर की तरफ पाँव लटकाकर बैठ गया और मोबाइल फ़ोन ऑन करके 0 और 9 का हिंसा दबा दिया। जैसे ही इंस्पेक्टर कादरी ने 0 और 9 का हिंसा दबाया, उस मोबाइल फ़ोन से धुआं सा निकला और गायब हो गया। दूसरे ही लम्हे वह धुआं अर्जुन के जिस्म में दाखिल हो चुका था। एकदम अर्जुन के जिस्म में बेचैनी सी फैल गई। अब उसका जिस्म गर्म होने लगा था। फिर कुछ ही देर में उसके जिस्म की तपिश नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। उसने उठना चाहा, मगर हरकत न कर सका। वो घबरा कर अर्जुन के जिस्म से निकल आया। बाहर का दर्जा हरारत भी उसके लिए अजियतनाक था। यूँ महसूस होता था जैसे उसकी रूह में आग सी भर दी गई हो। फिर उसने अपने आप पर गौर किया। वह एक सफ़ेद से धुएँ की लपेट में था। उसने उस धुएँ से निकलना चाहा, मगर उस धुएँ ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा था। फिर वह धुआं उसी बदरूह रागा बिन मलियान को खींचता हुआ कमरे से बाहर ले गया और फिर ऊपर की तरफ परवाज़ करने लगा। कुछ ही देर में अर्जुन इंस्पेक्टर कादरी के सामने खड़ा और धुआं अर्जुन से कुछ दूर उसके चारों तरफ फैला हुआ था, जैसे अर्जुन को धुएं ने अपने हिसार में ले रखा हो। धुएं के दूर होते ही अर्जुन की बेचैनी ख़त्म हो गई। वो फ़ौरन ही समझ गया कि मुझे इंस्पेक्टर कादरी ने पकड़वाया है। वो बेबस होकर इंस्पेक्टर कादरी के सामने खड़ा था। इंस्पेक्टर कादरी ने तंजिया लहजे में पूछा,
क्यों रागा बिन मलियान, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है या नहीं? मगर रागा बिन मलियान खामोश खड़ा था। इंस्पेक्टर कादरी ने फिर कहा, अगर इंसान अशरफुल मखलूक़ात ना होता तो आज ज़मीन पर तुम्हारे जैसी बदरूहें, जिन, चुड़ैलें और दूसरी नस्लें काबिज़ होती और इंसान कब का ज़मीन से आसमान पर पहुंच चुका होता। फिर उसने रागा बिन मलियान से कहा, जाओ अर्जुन के जिस्म में वापस चले जाओ, मैं तुम्हें 10 मिनट का वक्त देता हूँ। 10 मिनट से पहले पहले यहाँ वापस आ जाओ और आत्माल की गिरफ्तारी के लिए चल दो, वरना अगर मैं तुम्हें घर से बुलवा सकता हूँ तो तुम्हें हमेशा के लिए आदसी अजियत में भी मुब्तला कर सकता हूँ। ये कहकर उसने मोबाइल फ़ोन का बटन ऑफ कर दिया और रागा बिन मलियान की बदरूह का सफ़ेद धुएं का हसार गायब हो गया। रागा बिन मलियान को इंस्पेक्टर कादरी की ताकत का अंदाज़ा हो चुका था, इसलिए वो तीर की तरह सीधा शंकर सोमनाथी के घर जा पहुंचा। शंकर सोमनाथी अभी तक सो रहा था और अर्जुन का जिस्म बिस्तर पर पड़ा था। वो फ़ौरन ही अर्जुन के जिस्म में दाखिल हो गया और फिर बिस्तर से उठकर आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोलकर बाहर सहन में आ गया। बाहर सहन में आकर वो छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ गली में उतर गया। गली में उतरते ही उसने इधर उधर देखा, मगर दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर उसने भागना शुरू कर दिया। वो किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी की तरह भाग रहा था। कई गाड़ियों वालों की उस पर नज़र पड़ी, मगर वो चश्मा ज़दन में ही बहुत दूर निकल जाता था। अब उसका रुख जमुना के पुल की तरफ था। अभी 10 मिनट पूरे होने में कुछ सेकंड बाकी थे। वो इंस्पेक्टर कादरी के सामने पहुंच गया और खड़ा होकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसका सांस भी बुरी तरह फूला हुआ था। उसे देखकर इंस्पेक्टर कादरी मुस्कुरा दिया और कहा, तुम्हारा ख्याल होगा कि मैं नहीं जाऊंगा तो कादरी मेरा क्या करेगा? मगर तुमने देख लिया मैं तुम्हारा बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मेरे काम में किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। अर्जुन ने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहा, ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप चिंता न करें, मैं आत्माल को पकड़ लाऊंगा। ठीक है, उठाओ ये पिंजरा और आत्माल को पकड़ कर लाओ। अर्जुन ने एक नज़र पिंजरे की तरफ देखा। पिंजरा अंधेरे में भी चमक रहा था। अर्जुन ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं आत्माल को पकड़ लाता हूँ, ये पिंजरा आप यहीं रहने दें क्योंकि इससे मुझे तकलीफ़ होगी। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। कुछ दूर एक वीरान हवेली है, मेरी इतला के मुताबिक आत्माल उसी हवेली में रह रहा है। अर्जुन ने कहा, ठीक है, आप मेरा इसी जगह इंतज़ार करें, मैं 1 घंटे तक लौट आऊँगा। ये कहकर अर्जुन तेज़ तेज़ इंस्पेक्टर कादरी के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। ऐसे में वही खौफनाक चमगादड़ जिसे इंस्पेक्टर कादरी ने पकड़ा था और वो आज़ाद हो गई थी, उड़ती हुई अर्जुन के पीछे पीछे चली गई। वो काफ़ी देर से इंस्पेक्टर कादरी के ऊपर मंडला रही थी, मगर काफ़ी ऊंचाई पर थी, इसलिए इंस्पेक्टर कादरी को पता ही नहीं चला था। अर्जुन के घर से निकलते ही शंकर सोमनाथी ने आंखें खोल दी और उठकर टीवी ऑन कर दिया। फिर उसने एक मंत्र पढ़कर टीवी की तरफ फूंक मारी और टीवी पर अर्जुन नज़र आने लगा, जो कि भागता हुआ नज़र आ रहा था। कुछ ही देर में अर्जुन इंस्पेक्टर कादरी के सामने खड़ा था। इंस्पेक्टर कादरी के हाथों में मोबाइल फ़ोन देखकर शंकर सोमनाथी ने कहा, इसका मतलब है कि अर्जुन इंस्पेक्टर कादरी के काबू में आ ही गया है। फिर अर्जुन ने इंस्पेक्टर कादरी से बातचीत की और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ चल दिया। कुछ ही देर में अर्जुन उस वीरान इमारत के सामने खड़ा था। अंधेरे में वो इमारत किसी अफरीद की मानी दिखाई दे रही थी। उसके सामने पहुंचकर अर्जुन ने एक तेज चीख मारी और उसकी चीख सुनते ही आत्माल गोली की तरह इमारत से बाहर आ गया। अर्जुन की सूरत अब भयानक हो चुकी थी और वह सरापा शैतान नज़र आ रहा था। उसको देखते ही आत्माल हतरा बाम गया। फिर उसके मुंह से भी हरखराहट भरी गुर्राहटें निकलने लगी और उसका कद बढ़कर अर्जुन के बराबर हो गया। उसके जिस्म पर बाल भी निकल आए थे और उसकी शक्ल भी खौफनाक हो चुकी थी। अब 2 राक्षस एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले एक दूसरे पर हमले के लिए तैयार खड़े थे, मगर वो एक दूसरे से नावाकिफ थे। एक राक्षस बाप तो दूसरा राक्षस बेटा था। बेटे के सामने बाप था। ये 2 राक्षस ही की नहीं बल्कि बाप बेटा की होनी जंग थी। खून अपने खून का प्यासा हो चुका था। ऐसे में आकाश पर वही खौफनाक चमगादड़ चीख रही थी और उन्हें लड़ने से रोक रही थी, मगर उनकी आंखों में तो खून उतरा हुआ था। चश्मे ज़दन में उन्होंने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल दिए और ज़ोर आजमाई करने लगे। अर्जुन के हाथों में ताकत थी और आत्माल भी उसका ही बेटा था। वो कैसे हार मान लेता? अर्जुन ने आत्माल को उठाकर ज़मीन पर दे मारा। आत्माल ने ज़मीन पर गिरते ही अर्जुन की पिंडली चिबा डाली। अर्जुन ने उसको लात मारकर दूर फेंक दिया, मगर आत्माल फ़ौरन ही अर्जुन से लिपट गया। मगर अर्जुन भी आखिर उसका बाप था। उसने आत्माल को ज़मीन पर गिरा लिया और ख़ुद उस पर चढ़ बैठा और गूंसे मार मार कर उसे लहूलुहान कर दिया। मगर उसे क्या मालूम था कि ये उसका अपना ही खून है। वो खौफनाक चमगादड़ उनके करीब आ चुकी थी और चीख चीख कर अर्जुन को रोक रही थी। कई बार वो अर्जुन पर झपट भी पड़ी, मगर उस पर तो खून सवार था। उसे अपनी जान बचाने की फ़िक्र थी,
क्योंकि उसे मालूम था कि अगर मैंने आतमाल को इंस्पेक्टर कादरी के हवाले नहीं किया तो वो मुझे अजियतें दे देकर मारेगा। आतमाल अब ज़मीन पर पड़ा था और अर्जुन उस पर लातें बरसा रहा था। कुछ ही देर में अर्जुन ने आतमाल को मार मार कर बेहोश कर दिया। अब आतमाल की तमाम वहशत ख़त्म हो चुकी थी और वह किसी मासूम बच्चे की तरह बेसुध पड़ा था। अर्जुन ने उसे उठाकर कंधे पर डाला और आहिस्ता आहिस्ता इंस्पेक्टर कादरी की तरफ चल पड़ा, क्योंकि अब वो काफ़ी थक चुका था। वही खौफनाक चमगादड़ अब भी अर्जुन के ऊपर मंडला रही थी। फिर वो अर्जुन के सामने आकर उससे टकरा गई। अब अर्जुन के सामने चमगादड़ के बजाय रूपा खड़ी थी, वही रूपा जिसकी अर्जुन ने इज्जत लूटी थी। रूपा को देखते ही अर्जुन ठटक कर रुक गया। रूपा उसी गाउन में मलबूस थी जिसमें अर्जुन ने उसकी इज्जत लूटी थी। अर्जुन के रुकते ही रूपा ने पूछा, आतमाल को कहाँ ले जा रहे हो? इसे इंस्पेक्टर कादरी के हवाले करना है। तुम पहले पिता हो जो अपने हाथ से अपने बच्चे को मौत के मुंह में धकेल रहे हो। अर्जुन रूपा से बिल्कुल भी खौफजदा नहीं था, क्योंकि वो तो खुद भी एक बदरूख था। उसने हैरत से रूपा की बात सुनी और पूछा, ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है? याद करो वो रात जब तुमने मेरी इज्जत लूटी थी और उसके बाद ही मैंने आतमाल को जन्म दिया था। मैं उसकी माता हूँ और तुम उसके पिता हो, और ये बात मैं तुम्हें थाने में भी बता रही थी, मगर इंस्पेक्टर कादरी ने मेरी आवाज़ बंद कर दी थी। तुम कैसे पिता हो? तुमने अपने ही बच्चे को मार मार कर अधमुआ कर दिया है। याद रख, आतमाल को पकड़ने के बाद वो तुझे भी कैद कर देगा। वो जानता है कि आतमाल तेरा बेटा है, इसलिए उसने उसे गिरफ्तार करने के लिए तुम्हें मजबूर कर दिया है। अर्जुन ने यह सुनकर लहूलुहान आतमाल को कंधे से उतार कर प्यार करना शुरू कर दिया और उसका खून आलू चेहरा साफ कर दिया। उसके जख्म ठीक हो चुके थे, क्योंकि वो एक बदरूह का बेटा था। आतमाल अभी तक बेहोश था। अर्जुन ने रूपा से कहा, इस इंस्पेक्टर कादरी ने मुझे मजबूर करके घर से बुलवाया था, मेरा तो आने का इरादा ही नहीं था। रूपा ने कहा, उसने तुम्हारी रूह का ताल्लुक़ अपने मोबाइल फ़ोन से जोड़ लिया है और उसी के ज़रिए तुम्हें अजियत देकर आने पर मजबूर करता है। इसका एक ही हल है कि उसने जिस उंगली से तेरा ताल्लुक़ मोबाइल फ़ोन के साथ जोड़ रखा है उस उंगली को तोड़ दो। इस तरह तुम्हारा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा और तुम आज़ाद हो जाओगे। अर्जुन ने अपनी वो दोनों उंगलियां जो इंस्पेक्टर कादरी ने 0 और 9 के हिस्से पर रखवाई थी चबाकर अलग कर ली और थूक दी, और उसके चेहरे पर किसी किस्म की तकलीफ़ के आसार नहीं थे। उसकी कटी हुई उंगलियों के जख्म फ़ौरन ही ठीक हो गए। उसने आतमाल को प्यार करके उसी वीरान इमारत के दरवाजे के करीब लटा दिया और रूपा से कहा, तुम इसका ख्याल करना, अब मैं चलता हूँ, कहीं शंकर जाग ना गया हो, वो मुझे घर ना पाकर परेशान होगा। रूपा ने कहा, अब तुम पुल की तरफ से ना जाना, बल्कि थोड़ा आगे बड़ा पुल है जहाँ से रेलगाड़ी गुजरती है, उस तरफ से चले जाओ। फिर अर्जुन बड़े पुल की तरफ भाग पड़ा और उधर से होता हुआ चक्कर काट कर फिर उसी सड़क पर आया और घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। उसको वापस आते देखकर शंकर सोमनाथी ने टीवी बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर लेट गया। अर्जुन भी कुछ देर बाद आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। इंस्पेक्टर कादरी काफ़ी देर तक अर्जुन का इंतज़ार करता रहा, मगर अर्जुन ने न आना था और न आया। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद इंस्पेक्टर कादरी ने जेब से मोबाइल निकाल कर ऑन किया और उसका 0 और 9 का हिस्सा दबा दिया, मगर कुछ भी ना हुआ। वो फ़ौरन समझ गया कि अर्जुन की उंगलियां कट चुकी हैं और वो आज़ाद हो गया है। वो फ़ौरन जीप लेकर उस वीरान हवेली के पास पहुंचा, मगर वहाँ कोई नहीं था। हवेली के दरवाजे के बाहर अर्जुन की कटी हुई उंगलियां भी पड़ी थीं, मगर अर्जुन का दूर दूर तक पता नहीं था। वो हवेली में दाखिल हो गया, मगर अंधेरे में कुछ भी नज़र न आ रहा था। उसने जीप में से टार्च उठाई और दोबारा हवेली में दाखिल हो गया। अब उसके एक हाथ में रिवाल्वर था और दूसरे हाथ में टार्च। उसने सारी हवेली छान मारी, मगर अर्जुन और आतमाल दोनों ही का कुछ पता ना था। और पता भी कैसे चलता? अर्जुन तो वापस घर जा चुका था और आतमाल होश में आकर हवेली में लगे एक पुराने और घने बड़ के दरख्त पर छुपा बैठा था। काफ़ी देर तलाश के बाद इंस्पेक्टर कादरी नाकाम वापस लौट आया। अभी अर्जुन को लेटे हुए चंद ही मिनट हुए थे कि शंकर सोमनाथी उठ बैठा और अर्जुन को जगाने लगा। अर्जुन तो पहले ही जाग रहा था। उसने आंखें मलते हुए पूछा, क्या बात है? यार, मैं कुछ खतरा महसूस कर रहा हूँ। मुझे सपने में नज़र आया कि इंस्पेक्टर कादरी यहाँ हमारे घर में हमें तलाश कर रहा है। इंस्पेक्टर कादरी का नाम सुनते ही अर्जुन ने सोचा, यकीनन वो मुझे वापस अपने पास न पाकर तलाश कर रहा होगा, और हो सकता है वो अपने इल्म के ज़रिए यहाँ मेरी मौजूदगी से भी आगाह हो जाए और फिर यहाँ पहुँच जाए। अर्जुन ने कहा, यार, हो सकता है इंस्पेक्टर कादरी हमें तलाश कर रहा हो और यहाँ पहुँच जाए। शंकर सोमनाथी ने कहा, ठीक है, हमें अभी ये जगह छोड़नी पड़ेगी। अर्जुन ने पूछा, मगर हम इस वक्त जाएंगे कहाँ? शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, आओ मेरे साथ, जगह मेरे पास है। फिर उसने अर्जुन को ताला और चाबी देकर कहा, तुम बाहर से ताला लगाकर दीवार फलांग कर आओ, और ख़ुद दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ बैठकर वो मंत्र वगैरह पढ़ता था और लोगों से बातचीत करता था।
अर्जुन भी ताला लगाकर वहां आ गया। शंकर सोमनाथी ने दीवार पर लगी एक बकरे की खोपड़ी की आंख दबाई और फौरन ही दीवार में एक रास्ता जाहिर हो गया जिसमें नीचे की तरफ सीढ़ियां उतरती दिखाई दे रही थी। वो इन सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे था। वो दोनों सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गए। ऊपर का रास्ता बंद हो चुका था। नीचे एक छोटा सा तहखाना था मगर वहाँ कोई सामान वगैरह ना था। कच्चे फर्श पर एक दरी बिछी हुई थी जिस पर 2-3 गाँव तकिए लगे हुए थे। अर्जुन ने कहा, यार ये तो बड़ी खुफिया जगह है, इंस्पेक्टर कादरी हमें यहाँ तलाश नहीं कर सकेगा। शंकर सोमनाथी ने उस तहखाने में जलने वाले बल्ब को दाएं तरफ घुमाया तो उसके नीचे से दीवार एक तरफ को सरक गई। शंकर सोमनाथी ने इस दूसरे तहखाने में दाखिल होते हुए कहा, इंस्पेक्टर कादरी को तुम नहीं जानते, वह ज़रूर इस तहखाने तक पहुंच जाएगा। अर्जुन भी शंकर सोमनाथी के साथ उस दूसरे तहखाने में दाखिल हो गया। ये तहखाना अंदर से काफ़ी सजा हुआ था। एक तरफ शानदार बेड लगा हुआ था, एक तरफ दीवार के साथ एक मेज़ पर एक टीवी रखा हुआ था। उस तहखाने में एक ट्यूबलाइट भी जल रही थी। फर्श पर भी दबेज कलीन बिछा हुआ था। इसके अलावा एक अलमारी में खाने पीने के बर्तन भी दिखाई दे रहे थे। शंकर सोमनाथी बेड पर बैठ गया और अर्जुन भी उसके पास ही बैठ गया। शंकर सोमनाथी ने कहा, अब हम कुछ महफूज जगह पर हैं, मगर फिर भी हमें इंस्पेक्टर कादरी की एक एक हरकत पर नज़र रखनी पड़ेगी, वरना वो हमें पाताल से भी निकालने की सलाहियत रखता है। बातें करते हुए शंकर सोमनाथी की नज़र अचानक अर्जुन के हाथ पर पड़ी और उसने चौंकते हुए पूछा, ये तुम्हारी उंगलियां कहाँ गई? यार क्या बताऊं, इन उंगलियों की वजह से ही इंस्पेक्टर कादरी ने मेरे ताल्लुक़ अपने मोबाइल से जोड़ दिया था, और जब तुम सो रहे थे तो उसने मुझे मोबाइल फ़ोन के बटन दबाकर जमुना के पार जंगल में बुला लिया था, मगर मुझे पता चल गया, इसलिए मैंने अपनी उंगलियां चबाकर अलग कर दी और वहीं थूक दी। फिर घर आकर मैंने हाथ धोए और तुम्हारी वही तिलस्मी मरहम लगाई, इसलिए उनके जख्म नज़र नहीं आ रहे। शंकर सोमनाथी ने कहा, अब तो हमें और भी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि इंस्पेक्टर कादरी हर हाल में तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा। फिर उसने अर्जुन से कहा, ज़रा टीवी ऑन करना। अर्जुन ने जवाब दिया, यार यहाँ जान पर बनी है और तुम्हें टीवी प्रोग्राम देखने की पड़ी है। शंकर सोमनाथी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो प्रोग्राम मैं देखना चाहता हूँ वो यकीनन तुम्हें भी पसंद आएगा। और अर्जुन ने ना चाहते हुए भी टीवी का बटन ऑन कर दिया। शंकर सोमनाथी ने एक मंत्र पढ़कर फूंका और टीवी की स्क्रीन पर इंस्पेक्टर कादरी का चेहरा नजर आया, जो अपने मातहतों को कई हदायत दे रहा था, मगर आवाज़ साफ ना सुनाई दे रही थी। इंस्पेक्टर कादरी का चेहरा देखते ही अर्जुन ने हैरानगी से कहा, अरे ये तो इंस्पेक्टर कादरी है। देखा, मैं ना कहता था कि यह प्रोग्राम तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। ज़रा टीवी की आवाज़ खोलो। और अर्जुन ने फ़ौरन टीवी की आवाज़ खोल दी। अब आवाज़ सुनाई देने लगी थी। वो अपने मातहतों को हुक्म दे रहा था कि अर्जुन को हर हाल में गिरफ्तार करना है। मैं जानता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ होगा। जिस जगह का मैं तुम्हें कहूँ उसी जगह पहुँचकर तुमने फ़ौरन घेरा डाल देना है, मगर अर्जुन को गिरफ्तार करना है, उस पर कोई गोली ना चलाए, वैसे भी उस पर कोई गोली का असर शायद ही होगा। फिर उसने जीप में बैठकर अपनी जीप से अर्जुन की वही कटी हुई उंगलियां निकाली और इन पर कुछ पढ़कर सड़क पर फेंक दी। सड़क पर गिरते ही अर्जुन की उंगलियां सीधी खड़ी होकर दौड़ने लगी और इंस्पेक्टर कादरी ने जीप इन उंगलियों के ताक़ुब में डाल दी। जीप में 7-8 सिपाही राइफलें लिए बैठे थे और अर्जुन की उंगलियों को दौड़ते हुए हैरत से देख रहे थे। उन उंगलियों की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी और वह जीप से काफ़ी आगे निकल गई थी। ये देखकर शंकर सोमनाथी ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ, ये तुम्हारी उंगलियां तो हमें मरवा देंगी। इंस्पेक्टर कादरी यकीनन हम तक पहुंच जाएगा। अर्जुन ने तशवीशनाक लहजे में पूछा, अब क्या होगा? इस तरह तो हम मारे जाएंगे। शंकर सोमनाथी ने कहा, मैं इसका इंतज़ाम करता हूँ, मगर जैसे ही मैं इशारा करूँ तुम दोनों हाथ सर से ऊपर करके फ़ौरन नीचे कर लेना। अर्जुन ने कहा, ठीक है। फिर शंकर सोमनाथी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उंगलियां बड़ी तेज़ी के साथ शंकर सोमनाथी के घर की तरफ दौड़ रही थी और इंस्पेक्टर कादरी उन पर नज़र रखे हुए था। शंकर सोमनाथी ने मंत्र पढ़कर जैसे ही इशारा किया, अर्जुन ने दोनों हाथ बुलंद करके फ़ौरन नीचे कर लिए। रात का वक्त था और इंस्पेक्टर कादरी की जीप की हेडलाइट्स अर्जुन की उंगलियों पर रोशनी डाल रही थी। ऐसे में अचानक 2 हाथ सड़क से बाहर निकले और उंगलियां उन हाथों के साथ जुड़ गईं और हाथ गायब हो गए। ये अर्जुन के हाथ थे जिनकी उंगलियां वापस जुड़ चुकी थी। अर्जुन ने हैरत से अपने हाथ को देखा और शंकर सोमनाथी की तरफ देखकर बेख्तियार मुस्कुरा उठा और कहने लगा, यार वाकई तुम तो बहुत बड़े जादूगर हो। और जवाब में शंकर सोमनाथी सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया और टीवी की तरफ देखने लगा, जहां इंस्पेक्टर कादरी परेशान नजर आ रहा था। सड़क से हाथों के निकलते ही और उंगलियों समेत गायब होते ही इंस्पेक्टर कादरी ने फ़ौरन जीप रोक दी थी और नीचे उतरकर सड़क का जायज़ा ले रहा था। वह समझ चुका था कि दुश्मन का वार चल गया है और उंगलियां वापस हाथों के साथ जुड़ चुकी हैं, मगर वो इस बात पर हैरान था
कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि अर्जुन जब उससे मिला था तो उसने इसे अच्छी तरह चेक किया था। उसने सोचा यकीनन उसका दोस्त जादूगर होगा और ये काम उसी का है। सिपाही भी हाथों में टार्चे लिए उंगलियां तलाश कर रहे थे, मगर उंगलियां वहाँ होती तो मिलती। इंस्पेक्टर कादरी ने एक सिपाही से पूछा, मंगत राम, कल सुबह तुमने अर्जुन को कहाँ छोड़ा था? सिपाही मंगत राम ने जवाब दिया, सर मैंने उसे हलवाई की दुकान पर छोड़ा था और आपके इशारे के मुताबिक उसका पीछा भी किया था। वो नाश्ता लेकर सीधा जादूगर शंकर सोमनाथी के घर गया था। चलो आगे बढ़ो और शंकर सोमनाथी के घर का रास्ता बताओ। फिर वो सब एक बार फिर शंकर सोमनाथी के घर की तरफ रवाना थे। उनको उधर आते देखकर अर्जुन ने पूछा, अब क्या होगा? ये तो इधर ही आ रहे हैं। कुछ नहीं होगा, इन्हें आने दो और अपनी तसल्ली कर लेने दो, वरना ये बार बार यहाँ आकर हमें तंग करेंगे। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर कादरी की जीप शंकर सोमनाथी के घर के बाहर खड़ी थी और वो सिपाही इंस्पेक्टर कादरी समेत दीवार फलांग कर शंकर सोमनाथी के घर में दाखिल हो चुके थे। दोनों कमरे खाली थे। शंकर सोमनाथी और अर्जुन का कुछ पता नहीं था। इंस्पेक्टर कादरी ने पहले सोने के कमरे का अच्छी तरह जायज़ा लिया। उसने बिस्तर की तरफ देखा और कहा, बिस्तर की शिकनें तो जाहिर कर रही हैं कि वो दोनों कुछ देर पहले यहाँ थे। फिर उसने सिपाहियों से कहा, हो सकता है यहाँ कोई तहखाना हो, अच्छी तरह तलाशी लो। काफ़ी देर तलाशी के बावजूद भी वहाँ किसी तहखाने का सुराग नहीं मिला। फिर वो दूसरे कमरे में गए और दीवारें ठोंक ठोंक कर बजा कर देखी। एक जगह इंस्पेक्टर कादरी को कुछ शक हुआ। उस जगह के ऊपर एक बकरे की खोपड़ी दीवार पर अवेजा थी। उसने उस बकरे के सींग खींचे, जबड़ा हिलाया, मगर तहखाने का दरवाज़ा न खुला। इंस्पेक्टर कादरी उस खोपड़ी को काफ़ी देर तक गौर से देखता रहा। फिर अचानक उसने बकरे की खोपड़ी में मौजूद आंखों को दबाया तो दीवार फौरन एक तरफ सरक गई। अब नीचे उतरती हुई सीढ़ियाँ साफ दिखाई दे रही थी। वो 2-3 सिपाहियों के साथ नीचे आया, मगर तहखाना खाली था। उसने कहा, वो कहीं फरार हो गए हैं। फिर वो जिस तरह आए थे उसी तरह वापस चले गए। अब सुबह हो रही थी और हर तरफ हल्का हल्का उजाला फैल चुका था, मगर इंस्पेक्टर कादरी की जीप का रुख शहर से बाहर जमुना के पुल की तरफ था। कुछ ही देर में उसकी जीप उसी वीरान हवेली के सामने पहुंच चुकी थी जिसमें आतमाल छुपा हुआ था। चांदी का पिंजरा अब भी उसकी जीप में मौजूद था। उसने एक सिपाही को पिंजरा लाने के लिए कहा और ख़ुद दूसरे सिपाहियों के साथ वीरान हवेली की तरफ बढ़ गया। उसके टूटे हुए दरवाजे से गुजरकर वो जैसे ही अंदर पहुंचे, आतमाल सामने ही दरख्त के नीचे आराम से सोता नजर आया। उनके बूटों की दमक सुनते ही उसने आंखें खोल दी और यकदम खड़ा हो गया, मगर इससे पहले कि वह भागता, सिपाहियों ने उसके गिर्द घेरा डाल दिया। अब वो 6-7 राइफलों की जद में था। उनको देखते ही उसने एक भयानक चीख मारी और बदरूह के रूप में आ गया। उसको बदरूह के रूप में देखते ही सिपाहियों के हाथों से राइफलें छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी, मगर इंस्पेक्टर कादरी ने जल्दी से सिपाहियों के हाथ से चांदी का पिंजरा लेकर उसके सामने रखा और बुलंद आवाज़ में सूरह नास की तिलावत शुरू कर दी। उसके तिलावत शुरू करते ही आतमाल तड़प कर ज़मीन पर गिरा और माही बेआब की तरह तड़पने लगा। उसको देखते ही शंकर सोमनाथी ने कहा, यार अर्जुन, ये तो किसी बदरूह का बेटा लगता है। अर्जुन ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, यार ये उसी चमगादड़ का बच्चा है जिसको हमने इंस्पेक्टर कादरी की कैद से निजात दिलाई थी। मुझे उसी दिन इंस्पेक्टर कादरी ने बताया था कि मैं उसके बेटे आतमाल को पकड़ना चाहता हूँ, मगर ये चमगादड़ पिंजरे में दाखिल हो गई थी और आतमाल फरार हो गया है, मगर मैं जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लूँगा। इंस्पेक्टर कादरी के तिलावत शुरू करते ही शंकर सोमनाथी ने टीवी की आवाज़ बंद कर दी थी कि कहीं अर्जुन की हालत भी आतमाल जैसी ना हो जाए। अर्जुन की बात सुनकर शंकर सोमनाथी ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यह बदरूहों का शिकारी है, अब ये आतमाल को नहीं छोड़ेगा। इंस्पेक्टर कादरी अब भी तिलावत कर रहा था, मगर टीवी की आवाज़ बंद होने की वजह से आवाज़ सुनाई ना दे रही थी। आतमाल अब आहिस्ता आहिस्ता फिर से इंसानी बच्चे के रूप में आ रहा था। उसकी माता चमगादड़ के रूप में इंस्पेक्टर कादरी के ऊपर मंडला रही थी, मगर तिलावत की वजह से नीचे ना आ रही थी। सिपाही भी सकते के आलम में खड़े आतमाल को देख रहे थे, जो अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बन रहा था। अचानक ज़मीन चक हुई और उसमें से शलराग बरामद हुआ। दूसरे ही लम्हे वो आतमाल को उठाकर वापस ज़मीन में उतर गया और ज़मीन बराबर हो गई। ये सब इतनी तेज़ी से हुआ कि इंस्पेक्टर कादरी को भी कुछ करने का मौका ही ना मिला और वो देखता ही रह गया। मगर अब क्या हो सकता था, आतमाल तो उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। शलराग को देखते ही शंकर सोमनाथी ने कहा, यार ये तो वही शख्स था जो हमें रेगिस्तान में नज़र आया था और तुमसे किसी अजीब ज़ुबान में बात कर रहा था, मगर उसका आतमाल से क्या ताल्लुक़? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यह आतमाल को कहाँ ले गया और उससे उसका क्या संबंध है। इंस्पेक्टर कादरी अपने सिपाहियों समेत वापस चल पड़ा था और अब उसका रुख थाने की तरफ था। शंकर सोमनाथी ने उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर बिस्तर पर बैठ गया और कहा, ये इंस्पेक्टर कादरी बड़ा ही खतरनाक आदमी है।
आत्माल के गायब हो जाने के बाद वो तुम्हें हर हाल में गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें मज़ीद 1-2 दिन इसी तहखाने में रहना पड़ेगा। जब तक मेरा दोस्त जादूगर नहीं आ जाता हम यहीं रहेंगे और फिर उससे मालूमात करके ही कोई लाहेमामल तैयार किया जाएगा और जितनी जल्दी हो सका दिल्ली शहर छोड़ देंगे। ये कहानी अभी जारी है।